हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिस्कस करेंगे, यानी डीएनए और आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे। जो कुछ हम जान चुके हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, क्या अंतर है केमिकली उनके बीच में, और कौन सा बेहतर जेनेटिक मटेरियल है, किसका डायनेमिक फंक्शन है, कौन जेनेटिक मटेरियल जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाला पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जब भी दिमाग में जेनेटिक मटेरियल की बात आती है तो डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये तो हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है फाइनली। और आरएनए भी कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, ये भी लोग जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो डीएनए है वो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए जो है वो एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में यूज होता है, और उसका डायनेमिक फंक्शन होता है मैसेंजर के रूप में। तो इसको आप मेंशन कर ले, डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये पता है, ठीक। तो ये जो चीज कंफर्म हुई है हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुई, ठीक है। उसके बाद in some viruses RNA act as genetic material, ये भी स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक। in some viruses, अब किन वायरसेस में आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है? तो उसमें टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज का नाम है, जो एनसीईआरटी बुक में जो नाम लिखा है। तो ये ऐसे वायरसेस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। अच्छा, अब जब हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। तो इसलिए डीएनए इज अ प्रीडोमिनेंट, डीएनए एक्ट एज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तो जब हम कंपेयर करते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से तो प्रूफ हुआ कि डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। कौन सा वायरसेस? टोबैको मोज़ेक वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस है, ठीक। और जब ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं डीएनए एक्ट एज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। रही बात आरएनए की, तो जो आरएनए है इट शोज डायनेमिक फंक्शन। ये ध्यान रखेंगे, आरएनए जो है ये डायनेमिक फंक्शन दिखाता है, डायनेमिक फंक्शंस, आगे डायनेमिक फंक्शन दिखाता है, ठीक है, ऑफ मैसेंजर एंड एडाप्टर, ऑफ मैसेंजर एंड एडाप्टर, ठीक। तो ये मैसेंजर और एडाप्टर जैसा काम दिखाता है, ठीक है। अब क्यों डीएनए एक प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है और क्यों आरएनए डायनेमिक फंक्शन दिखाता है मैसेंजर का और एडाप्टर मॉलिक्यूल का? व्हाई इज दिस डिफरेंस? ये अंतर क्यों है? इसका राज छिपा हुआ है इन दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर में। व्हाई इज दिस डिफरेंस? इट इज ड्यू टू डिफरेंस in their chemical structure। अब आगे समझेंगे केमिकल स्ट्रक्चर। तो वो इनके कामों का जो अंतर है वो क्लियर हो जाता है जब इनका हम केमिकल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं
तब समझ में आ जाता है कि क्यों डीएनए एक प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए जो है वो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बल्कि उसका डायनेमिक फंक्शन है, उसका फंक्शन एज मैसेंजर है, उसका फंक्शन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल है। मैसेंजर तो समझ ही रहे हैं ना, वो डीएनए के इंफॉर्मेशन को प्रोटीन बनाने में एक मैसेंजर का काम करता है, डीएनए प्रोटीन बनाने में आरएनए को एज मैसेंजर यूज करता है, ठीक है। और ये एडाप्टर मॉलिक्यूल है, जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो अमीनो एसिड को अडॉप्ट करता है और मैसेंजर आरएनए पर जो कोडॉन होते हैं उसी के हिसाब से वो लेके अमीनो एसिड को आता है। तो ये एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में भी टीआरएनए काम करता है, एक मैसेंजर मॉलिक्यूल के रूप में भी टीआरएनए काम करता है, बट ये प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है कौन? डीएनए, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक में समझाया है कि किस तरह का मॉलिक्यूल जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर सकता है, यानी व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आइए इसको हम मेंशन करते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, अ मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ जेनेटिक material must fulfill the following criteria. Must fulfill the following criteria. ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन सा क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम मानेंगे कि वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में कोई वो मॉलिक्यूल काम कर सकता है। पहला, उसमें रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो अपने जैसे ही और मॉलिक्यूल बना सके। तो आप इसको आप मेंशन कर लीजिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका, यानी उसमें रिप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए, रिप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? उसको केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो ये भी आप लिख लेंगे, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, उसका जल्दी स्ट्रक्चर ना चेंज हो और उसका केमिकल प्रॉपर्टी जल्दी ना चेंज हो। समझ में आया? मतलब वो लेस रिएक्टिव हो, क्योंकि कोई भी केमिकल जब ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसका प्रॉपर्टी बदल जाएगी, तो जल्दी किसी से रिएक्शन ही ना करे जिससे कि उसका केमिकल और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी चेंज ही ना हो, ठीक। तो इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, तो उसको केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? उसमें स्लो चेंज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब उसमें म्यूटेशन होने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें म्यूटेशन हो सके, धीरा हल्का फुल्का चेंज स्लो रेट से हो सके, यानी उसमें म्यूटेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिसमें समय के साथ बहुत धीमे धीमे चेंज होता है, तभी इवोल्यूशन संभव है, तभी नई स्पीशीज संभव है। तो जब जेनेटिक मटेरियल बदलेगा तो उसका इफेक्ट भी बदलेगा। समझ में आया? तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंज, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंज, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंज, स्लो चेंज मतलब उसमें म्यूटेशन संभव हो सके, म्यूटेशन संभव हो सके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन के लिए जरूरी हो, ठीक। ये क्लियर हो गया? तो आप देखें एक मॉलिक्यूल
कब जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर सकता है? जब उसमें ये क्षमता हो अपने जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल को बनाने की, यानी रेप्लिकेशन की क्षमता हो, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन ना हो, लेकिन उसमें परिवर्तन का स्कोप हो, जल्दी परिवर्तन ना हो लेकिन परिवर्तन का स्कोप हो, और बहुत ही स्लो रेट से, बहुत ही स्लो रेट से। इसी को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और इसी म्यूटेशन के कारण क्या होता है? इवोल्यूशन, नई नई स्पीशीज बनती है। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें बहुत ही धीमा चेंज, बहुत ही स्लो रेट से चेंज होगा, स्लाइड चेंज होगा, तो धीरे धीरे वो स्पीशीज या वो ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप बदलेगी, उसकी प्रॉपर्टी बदलेगी, और आगे चल करके हजारों लाखों साल बाद हम कहेंगे नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया। तो इवोल्यूशन के लिए ये म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक मटेरियल में स्लो रेट से स्लाइड चेंजेस होते रहना चाहिए, ठीक है। और जो चौथा क्राइटेरिया होता है कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसको अपने आप को एक्सप्रेस करने आना चाहिए। भाई ये एक्सप्रेशन करेगा तभी ना आप देख पाएंगे कि इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। यानी जेनेटिक मटेरियल के वजह से फिनोटाइप आना चाहिए। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसी से तो क्या आता है? फिनोटाइप आता है। तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी को आप मेंडेलियन कैरेक्टर कह सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। चूंकि एनसीईआरटी बुक में लिखा है तो हमने भी यही लाइन लिख दिया, इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है। मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स को स्टडी किया था उनको फिनोटाइप कहा जाता है, क्योंकि वो फूल का रंग, फूल की लंबाई, फ्लावर का पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, ये सब फिनोटाइप ही है। तो ये जेनेटिक मटेरियल जैसा होगा उसी तरह का फिनोटाइप आएगा। तो बस उसी को समझाने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी बुक कि जिस एक्सप्रेशन की बात की जा रही है वो उसी तरह के एक्सप्रेशन की बात की जा रही है जिसको मेंडेलियन कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो किसी मॉलिक्यूल का जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करने का क्या क्या क्राइटेरिया है कि कब उसको कहा जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर सकता है, जब उसमें ये 4 क्राइटेरिया आप देखेंगे। तो जब हम पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल को अपने आप को रिप्लिकेट करने आना चाहिए, उसमें रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो उसमें प्रोटीन फेल हो जाते हैं। प्रोटीन जो है वो अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम नहीं कर सकते। अब रही बात डीएनए और आरएनए की, तो डीएनए भी अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं, अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, अपना कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल बना सकते हैं। आरएनए भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर मॉलिक्यूल बना सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि डीएनए और आरएनए दोनों ही इनमें रिप्लिकेशन की क्षमता होती है या डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। तो रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ये कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? यानी डीएनए मॉलिक्यूल भी डुप्लीकेट कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है, आरएनए मॉलिक्यूल भी डुप्लीकेट कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है। लेकिन प्रोटीन्स जो है वो डू नॉट रिप्लिकेट, प्रोटीन जो है डू नॉट रिप्लिकेट, या कोई दूसरे बायोमॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं वो रिप्लिकेट, एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि एनसीईआरटी प्रोटीन का जिक्र कर रही है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो रिप्लिकेट या डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपने जैसे ही मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं। लेकिन प्रोटीन और दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो अपने जैसे दूसरे बायोमॉलिक्यूल को नहीं बना सकते। इसलिए पहले क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोटीन और अदर बायोमॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट फेल हो गए, जेनेटिक मटेरियल के रूप में इनको नहीं कंसीडर किया जा सकता। लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों फिट बैठते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में, जहां तक पहले क्राइटेरिया की बात है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी का। केमिकली और स्ट्रक्चरली उसको स्टेबल होना चाहिए। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो डीएनए होता है इज मोस्ट स्टेबल। डीएनए जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब उस बायोमॉलिक्यूल में
पूरे लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस के दौरान कोई चेंजेस ना हो। जैसे अगर एज बढ़ रही है तो ऐसा ना हो कि जेनेटिक मटेरियल भी चेंज हो जाए, ठीक है, या अगर फिजियोलॉजी चेंज हो रही है तो जेनेटिक मटेरियल ना चेंज हो जाए। समझ में आया आपको? या लाइफ साइकिल का डिफरेंट स्टेज आ रहा है, ठीक है, लाइफ साइकिल का डिफरेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? आप यंग हैं, आप ओल्ड हैं, आप न्यू बॉर्न हैं, उसी को एज कहा गया है। तो आप लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेज में जाने पर ऐसा ना हो कि जेनेटिक मटेरियल भी बदल जाए या फिजियोलॉजी में चेंज होने से जेनेटिक मटेरियल बदल जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी का मतलब यही हुआ कि मॉलिक्यूल शुड नॉट चेंज इटसेल्फ। मॉलिक्यूल शुड नॉट चेंज इटसेल्फ। मॉलिक्यूल अपने आप को बदले नहीं ड्यूरिंग different stages of life cycle, during different stages of life cycle, ठीक। अब different stages of life cycle, age, change in physiology, change in physiology, ये NCERT बुक की लाइनिंग है, वही मैं आपके सामने प्रोड्यूस कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आप कह रहे हैं ना कि ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज का मतलब है कि अगर आप न्यू बॉर्न हैं, अगर आप यंग हैं, अगर आप ओल्ड हैं, तो मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फिजियोलॉजी बदल गई है, फिजियोलॉजी बदल गई है मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अभी आपका कोई सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है और कुछ समय बाद आपका वो सिस्टम प्रॉपर वर्क करना बंद कर दिया, या उसका रेट कम हो गया या बढ़ गया, किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का रेट बढ़ गया या घट गया, तो ये भी तो चेंज इन फिजियोलॉजी माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल तब बदल जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उस मॉलिक्यूल को बदलना नहीं चाहिए, भले ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में चेंज आ जाए या एज में चेंज आ जाए, या जो लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, कभी कुछ स्टेज में बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कुछ स्टेज में बॉडी टेम्परेचर घट जाता है। तो पता चला टेम्परेचर बढ़ गया तो जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो गया, या टेम्परेचर घट गया तो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया। तो इस तरह से परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल को। तो ये चीज समझा रहा है एनसीईआरटी बुक। और डीएनए इज मोस्ट स्टेबल, ये इन सभी तरह के बायोमॉलिक्यूल में देखा गया है। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, अगर आप ध्यान रखिए, जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जब उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट दिया, जब उसको गर्म किया तो ये बैक्टीरिया मर गया, गेट किल्ड, ठीक है, बैक्टीरिया गेट किल्ड, बैक्टीरिया जो है मर गया। लेकिन इस हीट के वजह से उसका डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बट डीएनए was not destroyed, डीएनए was not destroyed, डीएनए जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। होता क्या है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे इसके। इसको कहा जाता है डीनेचुरेशन। क्या कहा जाता है? डीनेचुरेशन, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड, हाइड्रोजन बॉन्ड बीच का टूट जाता है, बोथ स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड। अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है तो, ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं हीट करने पर, उसको बोला जाता है डीनेचुरेशन। और जब हीट हटा दिया जाता है, जब हीट का इफेक्ट खत्म हो जाता है, जब हीट नहीं रहता है, तो फिर से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में आकर के इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और हेलिकल एक दूसरे के ऊपर हेलिकल कॉइलिंग बना लेते हैं। तो फिर से डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। तो फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए
मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड थे, वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गया और जैसे ही हीट खत्म हुआ वो फिर से वापस अपने पुराने कंडीशन में आ गया। ठीक है, इसको बोला जाता है रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन। तो डीएनए मॉलिक्यूल डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन दोनों दिखाता है। रीनेचुरेशन को ही एनीलिंग भी कहा जाता है, पेयरिंग, यानी दोनों स्ट्रैंड फिर आकर के पेयर कर लिए, तो रीनेचुरेशन को ही पेयरिंग भी कहा जाता है, मतलब एनीलिंग भी कहा जाता है, एनीलिंग। तो रीनेचुरेशन वाला प्रोसेस जो है वो एनीलिंग है। तो जो सेकंड क्राइटेरिया है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है स्टेबिलिटी के मामले में, तो वो प्रैक्टिकली देखा गया कि डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, प्रोटीन एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स। प्रोटीन तो अगर आप हीट दीजिए तो वो डीनेचर्ड हो जाता है, और एक बार जब प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है तो हीट का इफेक्ट हटने पर, हीट का असर हटने पर वो फिर से रीनेचुरेशन नहीं हो पाता। अंडा, मुर्गी का जो अंडा है उसको पानी में डाल करके जब उबालते हैं, हीट देते हैं, तो देखते हो लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, वो डीनेचुरेशन हो गया है, अंडे की प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया है। अब चाहो कि उसको हीट हटा करके फ्रिज में रख दो, ठंडा कर दो, तो फिर से लिक्विड में नहीं चेंज हो पाएगा, यानी प्रोटीन का रीनेचुरेशन नहीं हो पाता है। ये बात समझ में आई? तो दूसरा क्राइटेरिया में कौन पास हुआ? डीएनए पास हुआ। पहला क्राइटेरिया में कौन पास हुआ था? रिप्लिकेशन के मामले में डीएनए और आरएनए दोनों पास हुए थे। स्टेबिलिटी के मामले में देखिए कौन पास हुआ? डीएनए पास हुआ। अच्छा, डीएनए की जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा। ये तो मान लीजिए प्रैक्टिकली जो आपने देखा, अब याद रखें कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और आरएनए में राइबोस शुगर होता है, राइबोस शुगर होता है। ठीक, अगर आप इनका स्ट्रक्चर ध्यान दिए हो तो आप देखेंगे कि जो जो राइबोस शुगर होता है उसमें जो रिंग होता है उसमें एक एक्स्ट्रा 2'OH ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा 2'OH ग्रुप नहीं होता है, यानी सेकंड कार्बन पर कोई OH ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, और राइबोस शुगर में सेकंड कार्बन पर एक OH ग्रुप लटका रहता है, यानी डीएनए और आरएनए के जो शुगर्स होते हैं उसमें जो राइबोस शुगर होता है उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि सेकंड कार्बन पर आपको मिलेगा, जबकि डीएनए में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम होता है। तो इस एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के वजह से, ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, इसके वजह से आरएनए जो है वो मोर रिएक्टिव होता है अपने राइबोस शुगर की वजह से, ये मोर रिएक्टिव होता है। तो जो चीजें मोर रिएक्टिव होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं। तो क्या होती हैं? लेस स्टेबल होती हैं। तो आरएनए लेस स्टेबल है अपने राइबोस शुगर की वजह से, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि सेकंड कार्बन पर वो लटका हुआ है, एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, और जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है ये लेस रिएक्टिव होता है, कंपैरिजन में रिएक्टिव होता है, और जब लेस रिएक्टिव होगा तो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि डीएनए और आरएनए में केमिकली क्या डिफरेंस है, जिससे डीएनए ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है बट लेस रिएक्टिव है, और आरएनए मोर रिएक्टिव है बट लेस स्टेबल है। आरएनए कैटालिटिक फंक्शन भी दिखाता है, और जो कैटालिस्ट होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आरएनए शो कैटालिटिक फंक्शन, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। आरएनए शो कैटालिटिक फंक्शन, और कैटालिटिक फंक्शन वही दिखाते हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो आरएनए जाहिर सी बात है ज्यादा रिएक्टिव है डीएनए के तुलना में, और ये आसानी से इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, किसी भी एजेंट से जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो ये एक तरह से लायबल टू डिग्रेडेशन, ये ध्यान रखना है। तो आरएनए जो होता है लायबल होता है एंड इजीली डिग्रेडेबल। तो आरएनए इज लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल। तो डीएनए और आरएनए में कौन आसानी से डिग्रेड हो जाता है, कौन बहुत ही सेंसिटिव है? लायबल मतलब सेंसिटिव है, आसानी से नष्ट हो सकता है आरएनए। और किस वजह से? उसमें एक्स्ट्रा जो 2'OH ग्रुप होता है, और आरएनए कैटालिटिक फंक्शन भी दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा
डीएनए के स्टेबिलिटी में एक और चीज ऐड करती है। आरएनए में पढ़े होंगे नाइट्रोजनस बेस में यूरेसिल पाया जाता है, और डीएनए में यूरेसिल के जगह पर क्या पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। तो डीएनए में थायमीन का पाया जाना, थायमीन का पाया जाना डीएनए में, और आरएनए में किसका पाया जाना, यूरेसिल का पाया जाना। इस वजह से भी आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है। हालांकि थायमीन वो यूरेसिल है जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप पढ़े होंगे थायमीन क्या होता है, थायमीन क्या होता है, जो थायमीन है इसका इसमें यूरेसिल में जो 5th कार्बन है वहां पर एक मिथाइल ग्रुप जाकर के अटैच हो जाता है। तो थायमीन मतलब 5 मिथाइल यूरेसिल, थायमीन मतलब 5 मिथाइल यूरेसिल, यानी एक ऐसा यूरेसिल जिसमें 5th कार्बन पर कौन सा ग्रुप आके अटैच हो गया है, मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया है। तो मिथाइल ग्रुप जो है अगर यूरेसिल पर आके अटैच हो जाएगा तो यूरेसिल की रिएक्टिविटी कम हो जाती है केमिस्ट्री के भी हिसाब से। तो डीएनए में ऐसा यूरेसिल पाया जाता है जिसमें 5वें पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, 5वें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, यूरेसिल का जो रिंग होता है, ठीक है, पिरिमिडीन रिंग जो होता है। तो इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि उसमें यूरेसिल की जगह थायमीन पाया जाता है, और आरएनए लेस स्टेबल हुआ क्योंकि उसमें यूरेसिल पाया जाता है और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से यहाँ डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में स्टेब्लिश हो गया आरएनए के तुलना में, जो सेकंड क्राइटेरिया की जो हमने बात की। तो थर्ड क्राइटेरिया है म्यूटेशन होने वाली। तो आरएनए और डीएनए दोनों में म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है ना, स्लो चेंज, स्लो रेट से चेंज हो सकता है। तो याद रखें डीएनए और आरएनए बोथ शो म्यूटेशन, बोथ शो म्यूटेशन, बोथ कैन म्यूटेट, ठीक है। लेकिन आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होने के नाते इसमें म्यूटेशन का रेट फास्ट होता है। आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी चेंज होने की क्षमता रखता है। तो आरएनए बीइंग अनस्टेबल शो फास्टर रेट ऑफ म्यूटेशन, जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, रेट ऑफ म्यूटेशन। और डीएनए में म्यूटेशन का रेट आरएनए की तुलना में स्लो है। तो डीएनए में म्यूटेशन का रेट आरएनए की तुलना में क्या है, स्लो है। तो डीएनए जो होता है बीइंग स्टेबल शो लोअर रेट ऑफ म्यूटेशन, लोअर रेट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का रेट डीएनए में कम है। और जो इसीलिए जो आरएनए वायरसेस होते हैं, मतलब आपको मालूम है ना जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए सिर्फ वायरसेस में ही पाया जाता है, कुछ वायरसेस में। तो जो आरएनए वायरसेस होते हैं, और आरएनए बहुत ही अनस्टेबल होता है, जल्दी रिएक्ट करके नष्ट हो जाता है। आप पढ़े भी हैं 2' ग्रुप की वजह से वो डिग्रेडेबल है। तो इसीलिए आरएनए वायरसेस की लाइफ स्पान जो होती है वो शॉर्ट होती है, लाइफ स्पान इज शॉर्ट, क्योंकि इसका आरएनए जल्दी खत्म हो जाता है। अगर ये डीएनए होता तो डीएनए वायरसेस की लाइफ स्पान बहुत लंबी होती है, क्योंकि डीएनए स्टेबल कंपाउंड है। तो आरएनए वायरसेस की लाइफ स्पान शॉर्ट होती है और इनमें जल्दी जल्दी म्यूटेशन होता है। तो आरएनए वायरसेस की वैरायटीज भी बहुत ज्यादा, इनके स्ट्रेन्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। तो आरएनए वायरसेस की लाइफ स्पान इज शॉर्ट एंड दे इवॉल्व फास्टर, एंड दे इवॉल्व यानी नई नई स्ट्रेन, नई नई प्रजातियां जल्दी जल्दी बनती हैं, इवॉल्व फास्टर। ये बहुत ही फास्ट रेट से इवॉल्व करते हैं, इवॉल्व फास्टर। तो लाइफ स्पान ऑफ आरएनए वायरसेस ये शॉर्ट होता है एंड दे इवॉल्व फास्टर। जो चौथा क्राइटेरिया है एक्सप्रेशन वाला, 4 क्राइटेरिया थे, अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो जहां तक तीसरा क्राइटेरिया था म्यूटेशन की बात, वो दोनों म्यूटेशन दिखाते हैं तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज सकते हैं। हाँ, इसका म्यूटेशन का रेट स्लो होता है, इसका म्यूटेशन का रेट फास्ट होता है, बस ये डिफरेंस है। अब जब चौथा क्राइटेरिया की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो प्रोटीन बनाना भी एक्सप्रेशन है। तो आरएनए से प्रोटीन डायरेक्टली बनता है, आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली, सो इजी एक्सप्रेशन दिखाता है क्योंकि डायरेक्ट प्रोटीन आरएनए से बन रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस।
सो इट्स एक्सप्रेशन इज इजी। तो ये चीज आप लिख लेंगे, हैंस कैन इजली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, हैंस कैन इजली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर बड़े आसानी से आरएनए ले आ सकता है प्रोटीन बना करके। लेकिन डीएनए जो है वो प्रोटीन डायरेक्टली तो नहीं बनाता ना, उसको भी आरएनए पर डिपेंड करना पड़ता है। तो ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन के मामले में आरएनए बाजी मार रहा है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो अब डीएनए का आप मेंशन कर लीजिए, डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि डीएनए को आरएनए बना करके ही प्रोटीन सिंथेसिस करवाना पड़ता है। यानी पहले डीएनए रहेगा, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, और आरएनए से फिर क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। अब आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना रहा है, ये आसानी से एक्सप्रेशन कर देगा कैरेक्टर का, लेकिन डीएनए को कैरेक्टर का एक्सप्रेशन करने के लिए किस पर डिपेंड करना पड़ रहा है? आरएनए पर डिपेंड करना पड़ रहा है। तो डीएनए हैज टू डिपेंड ऑन आरएनए फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। तो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर का सीधा संबंध डीएनए से नहीं है, किससे है? आरएनए से है। डीएनए से इनडायरेक्ट संबंध है लेकिन इनडायरेक्ट संबंध है। तो यहां पर बाजी मारते हुए कौन दिख रहा है? आरएनए दिख रहा है, जो चौथा क्राइटेरिया है उसमें। अब एक पॉइंट और आप मेंशन कर लेंगे कि जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, इट हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस की जो भी मशीनरी है, जो भी ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो डीएनए के बजाय आरएनए के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। तो लिख देंगे प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी has evolved around RNA, has evolved around RNA, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का सीधा संबंध किससे है? आरएनए से। आरएनए से प्रोटीन डायरेक्ट बन रही है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो भी चीज, जो भी एंजाइम, जो भी प्रोटीन, जो भी मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, उनमें जो भी परिवर्तन हो रहा है वो आरएनए के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, आरएनए पर डिपेंडेंट है। तो यहां पर ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सप्रेशन के मामले में आरएनए का डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, जबकि डीएनए का इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है वाया आरएनए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो इस तरह से जब आप चारों क्राइटेरिया को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आरएनए और डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। बस वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जब काम करते हैं तो कामों का बंटवारा कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा बहुत ही क्लियरली कि बोथ आरएनए एंड डीएनए एक्ट एज कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, बोथ। फाइनल कंक्लूजन, अब जो कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन, जो सारे चारों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके जो एनसीईआरटी बुक के मुताबिक जो कंक्लूजन है कि बोथ आरएनए, डीएनए एंड आरएनए can act as genetic material. DNA and RNA can act as genetic material. DNA और RNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं, ठीक है, can act as genetic material, but storage of genetic information DNA का काम होगा, ठीक है, बट क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड, ठीक है, इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी ये लंबे समय तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, क्योंकि जल्दी नष्ट नहीं होता, इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता, लंबे समय तक ये इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखे रहता है, जल्दी नष्ट नहीं होगा। तो जो चीज नष्ट नहीं होती है उसी को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जो जब बहुत लेस रिएक्टिव होगा, जल्दी किसी रिएक्शन नहीं करेगा, जल्दी चेंज नहीं होगा, जल्दी नष्ट नहीं होगा, तो वही लंबे समय तक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। स्टोरेज के लिए वही चीज आप ढूंढते हैं जल्दी खराब ना हो, तो डीएनए जल्दी खराब नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, तो डीएनए एंड आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें डीएनए जो है बीइंग मोर स्टेबल प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन,
ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए इसको प्रिफर किया जाता है, ठीक है। और जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, जरा इसका मतलब निकल के सामने आए, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो उसमें आरएनए इंपॉर्टेंट है मैसेंजर के रूप में। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, ठीक है। बट फॉर ट्रांसमिशन of genetic information, transmission of genetic information, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जब ट्रांसमिशन की बात आती है, उसके कैरी होने करने की बात आती है कि क्या इंफॉर्मेशन जरा समझे तो कैसे पता चलेगा? प्रोटीन जब बनेगी तब, प्रोटीन जैसी बनेगी तो आपसे आप इंफॉर्मेशन जो छुपा था समझ में आ गया। लाल रंग का फूल हो गया यानी डीएनए जो है लाल रंग वाला इंफॉर्मेशन छिपाया था। सफेद रंग का फूल बन गया यानी डीएनए सफेद रंग का इंफॉर्मेशन छिपाया था। बट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेस्ट, आरएनए इज प्रिफर्ड या आरएनए इज बेस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे आरएनए इज बेस्ट, बेस्ट या बेटर। तो ये हो गया डीएनए वर्सेस आरएनए। आपने कंपेयर किया कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल में किसका काम क्या है? स्टोरेज के लिए अगर जेनेटिक मटेरियल आपको चुनना है तो डीएनए को चुनेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको चुनना है तो आरएनए को चुनेंगे एज जेनेटिक मटेरियल। यानी डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। और यहां पर डीएनए स्टोरेज में बेटर है, बेस्ट है, और ट्रांसमिशन में कौन सा बेस्ट है, बेटर है? आरएनए। हम लोग आरएनए वर्ड की बात करेंगे। देखिए शुरू में जब ये सवाल आया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है कि आरएनए, तो फिर ये साबित हुआ कि नहीं, आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है। और जो डीएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और आरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। यानी बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। अब अगला सवाल ये लोगों के दिमाग में आया कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था इस धरती पर लाइफ फॉर्म में, ठीक है। तो जो पहला जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल अगर पूछेगा तो क्या था? आरएनए। यानी धरती पर कोई भी लाइफ फॉर्म जो अपीयर हुआ पहली बार, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, ठीक है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब बहुत सारे एविडेंसेस आ चुके हैं, सफिशिएंट एविडेंसेस आ चुके हैं जिनसे ये पता चलता है कि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं दे ऑल इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, इसेंशियल लाइफ processes evolved around RNA. Essential life process evolved around RNA. अब essential life processes का मतलब क्या होता है? जैसे स्प्लिसिंग हो गया, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गए, ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया। तो इस जैसे जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, मैं सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ट्रांसलेशन, स्प्लिसिंग, ये सब। तो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस की जब हम बात करेंगे तो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ स्प्लिसिंग की बात कर रहा हूँ, फिर ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है ना, तो ये जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, मतलब इनके बिना आप किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा नहीं देख सकते, बिना मेटाबॉलिज्म के, बिना स्प्लिसिंग के, बिना ट्रांसलेशन के। स्प्लिसिंग तो जरूरी होता है यूकैरियोटिक सेल में, बता चुके हैं स्प्लिसिंग, आगे चल करके ट्रांसक्रिप्शन में जब पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा आपको। तो मेटाबॉलिज्म, स्प्लिसिंग, ट्रांसलेशन, ये सब में समय के साथ
चेंजेस होते गए हैं आरएनए के अकॉर्डिंग, इसी स्टेटमेंट का मतलब है ये। तो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस इवॉल्व अराउंड आरएनए, यानी आरएनए ने जैसे जैसे अपने आप को चेंज किया उसी तरीके से, उसी हिसाब से कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, स्प्लिसिंग का जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, वो भी थोड़ा बहुत बदलता गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद फिर आप ध्यान रखेंगे कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज होता है, आरएनए कैटालिस्ट के रूप में यूज होता है। तो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल तो था ही, तो आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, वायरसेस में ये स्टोरेज और ट्रांसमिशन दोनों के लिए जरूरी होता है, जबकि यूकैरियोट्स में या ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के रूप में एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज होता है। ठीक, तो आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल और इट आल्सो एक्ट एज, आरएनए एक्ट एज कैटालिस्ट, एंजाइम के रूप में काम करता है। आरएनए एक्ट एज कैटालिस्ट, तो आरएनए जो है वो कैटालिस्ट के रूप में काम करता है। और कोई भी जो कैटालिस्ट होता है, जो भी बायोमोलिक्यूल कैटालिस्ट होता है, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये अभी आपको बताया जा चुका है, रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। तो आरएनए एक्ट एज कैटालिस्ट, हेंस रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। तो आगे चल करके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के जब स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो वहां आरएनए से बेहतर किसी जेनेटिक मटेरियल की आवश्यकता पड़ी, उसकी जरूरत पड़ी, महसूस हुई, आवश्यकता महसूस हुई, तो आरएनए से ही फिर डीएनए का इवोल्यूशन हुआ। तो डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, यानी दुनिया में पहले आरएनए आया, बाद में डीएनए आया। देखिए, तो डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए, यानी आरएनए लेस स्टेबल है, डीएनए मोर स्टेबल है। और डीएनए के इवॉल्व होने से जेनेटिक इंफॉर्मेशन के जो स्टोरेज की संभावना है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की जो पावर है वो बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर डीएनए जो इवॉल्व हुआ आरएनए से स्टेबिलिटी के लिए, केमिकल मॉडिफिकेशन से थोड़ा बहुत आरएनए में मॉडिफिकेशन हुआ, उससे डीएनए बन गया। क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ? पेंटोज शुगर जो है, जहां राइबोज था वहां डीऑक्सीराइबोज शुगर आ गया, जहां यूरेसिल था वहां थायमीन आ गया। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन से, बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ बाय केमिकल मॉडिफिकेशन, बाय केमिकल मॉडिफिकेशन, तो केमिकल मॉडिफिकेशन के जरिए ये इवोल्यूशन हुआ। और डीएनए जो होता है वो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। जनरल स्टेटमेंट है कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और इनमें जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि इनमें अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? थायमीन होगा। अगर एक स्ट्रैंड में ग्वानिन है तो उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? साइटोसिन होगा। तो इसी को बोलते हैं कि बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और डीएनए आरएनए से किस मामले में बेहतर था? डीएनए आरएनए से इस मामले में बेहतर था कि ये अपना रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो मतलब डीएनए में अगर कोई एरर हो गया बेस पेयरिंग में तो उसमें रिपेयर भी हो सकता है। आरएनए में रिपेयर होने का चांस या टेंडेंसी बहुत कम है या नहीं के बराबर है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज था डीएनए बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डीएनए रेजिस्ट चेंज, डीएनए जो है चेंज को रेजिस्ट करता है बाय प्रोसेस ऑफ रिपेयर, बाय प्रोसेस ऑफ रिपेयर। यानी अगर डीएनए में कोई चेंज अगर आता है तो उसको वो रजिस्ट कर देता है। कौन से प्रोसेस से? रिपेयरिंग प्रोसेस है। वो उस चेंज को रिपेयर कर देता है गलती मानते हुए।
आरएनए से जब डीएनए बना तो केमिकल चेंज से बना, लेकिन आरएनए ने अपने इवोल्यूशन को रजिस्ट नहीं किया, क्योंकि आरएनए में रिपेरेशन की प्रॉपर्टी, रिपेयर होने की प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन डीएनए अपने में किसी चेंज होने को रजिस्ट करता है, क्योंकि उस चेंज को वो रिपेयर कर देता है गलती मानते हुए। आई बात समझ में? तो ये रिपेयर की प्रॉपर्टी आरएनए के बजाय किसमें देखी जाती है? डीएनए में देखी जाती है। इसीलिए वो अपने में किसी चेंज को वो रजिस्ट करता है, ठीक है, अपने में किसी इवोल्यूशन को वो रजिस्ट करने की कोशिश करता है। वो अलग बात है कि रिपेयर वाला प्रोसेस फेल हो जाए और डीएनए बदल जाए, तभी तो नई स्पीशीज आती है, ठीक है। लेकिन वो हर संभव कोशिश करता है कि वो अपने में हुए किसी चेंज को क्या करे, वो रजिस्ट करे। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीएनए ने किसी भी चेंज को रजिस्ट करने की टेंडेंसी डेवलप की बाय इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। ये क्लियर हो गया? तो हमने आरएनए वर्ड के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं रिप्लिकेशन की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्लिकेशन। देखिए, जब हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा जो क्रिक ने दिया था उसको पढ़ा था, तो क्या लिखा था, ध्यान से देखें। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक बार रिकॉल करिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने क्या लिखा था? डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है, ठीक। और डीएनए से डीएनए भी बनता है। तो यहां पर 3 प्रोसेस आप लोग को पढ़ने हैं। डीएनए से डीएनए बनने को बोला जाता है रिप्लिकेशन, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। डीएनए से आरएनए बनने को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, जो आगे पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ट्रांसलेशन, ठीक। तो वास्तव में इस चैप्टर में हम लोगों को रिप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग बात करेंगे रिप्लिकेशन की, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने ही सबसे पहले डीएनए के रिप्लिकेशन को इमीडिएटली ऑब्जर्व किया था, समझ गए थे कि डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता होगा। जो कंप्लीमेंट्री नेचर होता है डीएनए का, एक स्ट्रैंड के सामने जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, वो कंप्लीमेंट्री नेचर के कारण वॉटसन एंड क्रिक को तत्काल ही समझ में आ गया था कि डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। जब उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो वॉटसन एंड क्रिक ने ही सबसे पहले बताया था, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि डीएनए का रिप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉड से होता है। तो डीएनए शो सेमी कंजर्वेटिव मॉड ऑफ रिप्लिकेशन, मॉड ऑफ रिप्लिकेशन। तो डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉड ऑफ रिप्लिकेशन दिखाता है, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने ही सबसे पहले इसको बताया था। फर्स्ट टोल्ड दैट डीएनए शो सेमी कंजर्वेटिव मॉड ऑफ रिप्लिकेशन। क्या है इसका मतलब अभी समझाते हैं। और वॉटसन एंड क्रिक ने ही सबसे पहली बार डीएनए मॉलिक्यूल का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, एक मॉडल दिया था जिसको डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को भी समझाया और डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे अपनी संख्या बढ़ाता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, यानी डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है, किस मेथड से होता है, ये चीज सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो हेलिकली कॉइल्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं और ये पैरेंटल स्ट्रैंड हो गया, इसके ऊपर नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, तो इनको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गए। जैसे मान लीजिए ये 3' एंड है और ये वाला क्या है 5' एंड। तो ये 3' एंड हो गया तो ये इसका 5' एंड हो गया, और ये अगर 5' एंड है तो ये इसका क्या हो गया 3' एंड हो गया। तो 3' 5' पोलरिटी वाला एंड और 5' to 3' पोलरिटी वाला एंड, ये दोनों ही आप देख रहे हैं टेम्पलेट का काम कर रहा है, ठीक। ये दोनों ही टेम्पलेट का काम कर रहा है, ठीक है। ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है।
मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5' to 3' पोलरिटी वाला और एक 3' to 5' पोलरिटी वाला। ठीक, ये दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करते हैं, मतलब इन्हीं के ऊपर दूसरा स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड बनता है और उस डॉटर स्ट्रैंड को मैं यहाँ पर दूसरे तरह से दिखा रहा हूँ, ये दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है और ये इसके ऊपर कॉइल हो जाता है। तो रेड वाला जो स्ट्रैंड है वो नया स्ट्रैंड बना है, तो न्यू स्ट्रैंड ये बना इसमें और ये बना इसमें। तो ये पैरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है और ये डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है। तो एक पैरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। आई बात समझ? तो पैरेंट स्ट्रैंड से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, तो हर डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पैरेंटल स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड नया बनता है, यानी सेमी कंजर्वेटिव, यानी जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पैरेंट वाला ही कंजर्व रहता है और दूसरा स्ट्रैंड नया बनता है। सेमी मतलब आधा, यानी जो कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसका आधा स्ट्रैंड, यानी दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पैरेंट वाला होता है वही चला आता है और दूसरा नया सिंथेसाइज होता है। यानी इस डीएनए मॉलिक्यूल में ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये पैरेंटल स्ट्रैंड है, ये सिंथेसाइज नहीं हुई है, ये पैरेंट की स्ट्रैंड थी जो इस डॉटर को मिल गई। जो लाल वाली स्ट्रैंड है ये नया बनी है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड। तो एक किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड नया बना रहता है न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ जोड़ के, और एक स्ट्रैंड पैरेंट से आया रहता है, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि of the two strand in a DNA molecule, one is conserved, that one comes from parental DNA and the other strand is synthesized from medium by taking nucleotides। तो मीडियम से न्यूक्लियोटाइड लेकर के वो सिंथेसाइज किया जाता है, उस स्ट्रैंड को बनाया जाता है और वो बनते जाता है और हेलिकल कॉइलिंग दिखाते जाता है पैरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में वन स्ट्रैंड इज पैरेंटल, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंजर्व। कंजर्व एक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहता है पैरेंट वाला, ठीक है, एंड अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, न्यूली सिंथेसाइज्ड, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो नया सिंथेसाइज हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के डीएनए रेप्लिकेशन के मॉड को सेमी कंजर्वेटिव मॉड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। अब ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मेसेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया था इशरिकिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन होता है उसमें। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मॉड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मॉड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, was first given by, या पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें ये साबित हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो किसने किया था? मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मेसेल्सन एंड स्टाहल, मेसेल्सन एंड स्टाहल इन 1958। तो ये ईयर याद रखेंगे। तो मेसेल्सन एंड स्टाहल ने ये 1958 में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉड से होता है। और ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन इशरिकिया कोलाई
तो एस्चेरिचिया कोलाई में, जिसको कि ई कोलाई कहते हैं, उसमें बाय यूजिंग heavy isotope of नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल किया, N15। नाइट्रोजन में N15 और N14, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, N15 और N14। ये लाइट आइसोटोप है, ये हैवी आइसोटोप है। तो उन्होंने हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल किया था इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और ये हैवी आइसोटोप जो है नाइट्रोजन का, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, तो इट इज नॉट रेडियो एक्टिव। तो गलती मत करिएगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है, नॉट रेडियो एक्टिव। तो अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया, आइए उसको समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया कि क्योंकि नाइट्रोजन डीएनए में होता है, ठीक है, होगा ही, डीएनए में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो नॉर्मल जो डीएनए होता है उसमें नॉर्मल नाइट्रोजन N14 को बोलते हैं, नॉर्मल आइसोटोप जो नाइट्रोजन का है, और जो हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का उसको N15 कहते हैं। तो मान लीजिए किसी बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया है, समझिएगा, उसमें जो डीएनए है, उस डीएनए, हालांकि बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है, हम उसको खाली सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह का डीएनए मान ले रहे हैं, लीनियर डीएनए मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ई कोलाई में जो नॉर्मल डीएनए होता है, उस दोनों में ही N14 मतलब लाइट डीएनए मॉलिक्यूल है। कौन सा डीएनए मॉलिक्यूल है? लाइट डीएनए मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड में N14 आइसोटोप है नाइट्रोजन के। तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नॉर्मल या लाइट डीएनए, लाइट डीएनए। तो एस्चेरिचिया कोलाई में लाइट डीएनए या हम लोगों में लाइट डीएनए पाया जाता है, ठीक। नॉर्मल आइसोटोप पाया जाता है N14, हल्का, लाइट मतलब हल्का, N15 भारी है। तो एस्चेरिचिया कोलाई जिसमें कि नॉर्मल डीएनए पाया जाता है, लाइट डीएनए पाया जाता है, उसको एक ऐसे मीडियम में रख करके रिप्लिकेट कराया गया सेवरल जनरेशन तक। इसको मीडियम में डाल दिया गया, एक कल्चर मीडियम में एस्चेरिचिया कोलाई को डाल दिया गया। इस कल्चर मीडियम में एस्चेरिचिया कोलाई को, जिसमें कि लाइट डीएनए था, ठीक है, अब सीधे डीएनए बनाते हैं। तो एस्चेरिचिया कोलाई वो कल्चर मीडियम में डाला गया और इस कल्चर मीडियम में हैवी नाइट्रोजन रखा गया, हैवी नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में, NH4Cl, और NH4 में N जो है वो 15 रखा गया, ठीक। तो ये हो गया, इसको मैं 15 लिख दे रहा हूँ, और ये हैवी आइसोटोप है तो उसको लाल रंग से N कर दे रहा हूँ, ठीक। नीला रंग से N मतलब लाइट नाइट्रोजन है N14, और लाल रंग से N15 जो है वो हैवी नाइट्रोजन है, ठीक। तो अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में डाला गया कल्चर मीडियम में, और इसी मीडियम में एस्चेरिचिया कोलाई जिसमें कि लाइट डीएनए था, नॉर्मल डीएनए था, उसको छोड़ दिया गया मीडियम में रिप्लिकेट करने के लिए, ठीक है, रिप्लिकेट करने के लिए छोड़ दिया गया। अब ये रिप्लिकेट करेगा, ठीक, इसको हम एक ही कलर से डिनोट कर दे रहे हैं, नीले रंग से, ठीक है, ताकि आपको कलर से भी समझ में आ जाए। तो ये नीले रंग की दो लाइन खींच दिए, दोनों डीएनए स्ट्रैंड है, जिसमें नीला मतलब लाइट नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका जब रिप्लिकेशन होगा डीएनए का, तो जब रिप्लिकेशन होगा डीएनए का तो क्या होगा? तो कुछ समय बाद आपको एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेंगे, ऐसे करके बहुत सारे बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी, बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और कई जनरेशन के बाद आपको ज्यादातर बैक्टीरिया वो मिलेंगे जिसमें हैवी नाइट्रोजन वाला डीएनए पाया जाएगा, हैवी नाइट्रोजन वाला डीएनए पाया जाएगा। 1 से 2 सेल, फिर इन दोनों सेल से 4 सेल, इससे भी 2, इससे भी 2। तो आप देखेंगे क्या कि जो उन्होंने किया था, ये दोनों स्ट्रैंड में इस सेल को एक स्ट्रैंड मिलेगा, इस सेल को एक स्ट्रैंड मिलेगा, और जो नया स्ट्रैंड है
वो जो नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो मीडियम से नाइट्रोजन लेके बनेगा, तो मीडियम से नाइट्रोजन लेके बनेगा तो ये वाला बनेगा, ये मीडियम से नाइट्रोजन लेके बनेगा तो ये वाला बनेगा। ठीक, उसी तरह से जब ये डिवाइड करेगा तो ये स्ट्रैंड एक डॉटर सेल को मिल जाएगा और ये स्ट्रैंड दूसरे डॉटर सेल को मिल जाएगा, और बाकी जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो मीडियम से लेके बनेगा, तो ये नया स्ट्रैंड बन गया, ये नया स्ट्रैंड बन गया मीडियम से लेकर। और उसी तरह से जब ये सेल डिवाइड होगी तो एक स्ट्रैंड इस डॉटर सेल को मिलेगा और ये वाला स्ट्रैंड इस डॉटर सेल को मिलेगा, और जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो मीडियम से लेके बनेगा, नाइट्रोजन मीडियम से लेके नाइट्रोजन बनेगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि आफ्टर सेवरल जनरेशंस, कई जनरेशन के बाद आपको ये वाले बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आफ्टर सेवरल जनरेशंस E. coli having heavy DNA were obtained। ठीक, क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लाल वाला स्ट्रैंड है वो मीडियम से बन रहा है। देखो ये लाल वाला स्ट्रैंड जो है वो मीडियम से नाइट्रोजन लेके बन रहा है, मीडियम से नाइट्रोजन लेके बन रहा है, ये मीडियम से नाइट्रोजन लेके बन रहा है, ये मीडियम से नाइट्रोजन लेके बन रहा है, ये तो इससे मिल गया, ये मीडियम से नाइट्रोजन लेके बन रहा है, ये मीडियम से नाइट्रोजन लेके बन रहा है, और मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन है? N15, 14 नहीं। और ये कोई जरूरी नहीं कि Escherichia coli में केवल डीएनए में ही हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का आया है, जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे उन सब में हैवी नाइट्रोजन आएगा। भाई नाइट्रोजन की जरूरत प्रोटीन में भी होती है, यानी इन Escherichia coli बैक्टीरिया में जो प्रोटीन बनेगा उसमें भी N14 नहीं रहेगा, N15 ही रहेगा, क्योंकि मीडियम से जो नाइट्रोजन का सप्लाई है वो N15 के फॉर्म में है। तो जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड बनेंगे Escherichia coli में इस कल्चर मीडियम में जिसमें कि हैवी नाइट्रोजन है, N15 वाला नाइट्रोजन है अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में, वो सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड में हैवी नाइट्रोजन होगा। ठीक, चाहे वो डीएनए हो या प्रोटीन हो या कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड हो। ठीक, तो इस तरीके से मेसेल्सन और स्टाहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उन्होंने ऐसे Escherichia coli बैक्टीरिया को ऑब्टेन किया जिसमें कौन सा डीएनए पाया जाता है? हैवी डीएनए पाया जाता है। हैवी डीएनए मतलब ये वाला बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया। इसमें तो इंटरमीडिएट डीएनए है, एक स्ट्रैंड हैवी है, एक स्ट्रैंड लाइट है, लेकिन इसमें दोनों ही स्ट्रैंड हैवी वाले हैं, तो इसको हैवी डीएनए कहेंगे, हैवी डीएनए कहेंगे। ये इंटरमीडिएट डीएनए, इंटरमीडिएट डीएनए, इंटरमीडिएट डीएनए, इंटरमीडिएट डीएनए, ये लाइट डीएनए। तो आपको समझ में आ गया कि Escherichia coli में नॉर्मली लाइट डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में N14 आइसोटोप पाया जाता है नाइट्रोजन का। लेकिन उससे हमको हैवी डीएनए वाला E. coli चाहिए, तो क्या करेंगे कि इस E. coli को ऐसे मीडियम में रिप्लिकेट कराएंगे जिसमें हैवी नाइट्रोजन हो उस मीडियम में, ताकि जो नया स्ट्रैंड बने वो हैवी नाइट्रोजन ले अपने अंदर। तो एक समय आएगा कि आपको, अब इसके बाद अगला जनरेशन में देखोगे तो और ज्यादा हैवी डीएनए वाला E. coli बनेगा, और अगले जनरेशन में देखोगे तो और ज्यादा हैवी डीएनए वाला E. coli बनेगा। तो इस तरह से मेसेल्सन और स्टाहल ने हैवी डीएनए वाले E. coli को ऑब्टेन किया। अब कैसे सेपरेट करेंगे? तो उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इनको सेपरेट कर लिया। अब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो हैवी डीएनए है और लाइट डीएनए है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। डीएनए को आइसोलेट कर लिया और जो हैवी डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा लाइट डीएनए से। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट्स, तो लिख लेंगे हैवी डीएनए एंड लाइट डीएनए आर सेपरेटेड। हैवी डीएनए एंड लाइट डीएनए, हैवी डीएनए is separated from light DNA. Heavy DNA is separated from light DNA
या बैक्टीरिया कंटेनिंग हैवी डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम लाइट डीएनए बाय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? तो एक बार फिर सुन ले, हैवी डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम लाइट डीएनए बाय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब इसमें करते क्या है, ठीक है, कैसे ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है? तो इसमें करेंगे क्या, एक मशीन होती है जो गोल गोल घूमती है और उसमें टेस्ट ट्यूब लगे रहते हैं, ठीक है, ग्लास यूटेंसिल्स लगे रहते हैं। जैसे मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब लगा है और ये एक मशीन से जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए एक मशीन है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब लगे रहते हैं, इधर भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी, इधर भी, और ये मशीन ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये टेस्ट ट्यूब भी घूमेगा ऐसे ऐसे, और इसी में डीएनए डाल देंगे। तो जब डीएनए डालेंगे तो आपको मालूम है, जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, तो फोर्स जब बाहर की तरफ लगेगा, इसके रोटेशन से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जब रोटेट करेगी तो इस टेस्ट ट्यूब में बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, चीजें बाहर की तरफ फेंकेंगी। तो जो जितनी भारी होगी वो उतनी ही बाहर की तरफ फेंकेगी। यानी आई बात समझ में? तो ध्यान रखना है, जो जितनी भारी होगी वो उतनी बाहर की तरफ फेंकेगी। तो कुछ डीएनए यहां इकट्ठा हो जाएगा, उसका एक बैंड बनेगा, कुछ डीएनए यहां इकट्ठा हो जाएगा। तो जो सबसे बाहर की तरफ इकट्ठा होगा, जो सबसे भारी होगा सबसे बाहर जाएगा, जो हल्का होगा वो थोड़ा कम बाहर जाएगा। तो ये जो होगा वो हैवी डीएनए वाला रीजन हो जाएगा। हैवी डीएनए यहां आके इकट्ठा हो जाएगा और लाइट डीएनए और उसके पहले इकट्ठा हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि डेंस, और इसमें सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं। सीजियम क्लोराइड इसमें सॉल्यूशन डालेंगे, उसमें डीएनए सारा डाल देंगे, लाइट और हैवी दोनों, और उस लगेंगे घुमाने। तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो डीएनए है उसमें हैवी डीएनए ज्यादा फिकाएगा, लाइट डीएनए कम फिकाएगा। तो ज्यादा फिकाएगा तो ज्यादा दूरी पर जाकर के वो इकट्ठा होगा, और ये हल्का है तो कम दूरी पर जाके इकट्ठा होगा। आई बात समझ में? तो हैवी डीएनए का बैंड पीछे बनेगा, लाइट डीएनए का बैंड आगे बनेगा। तो इस तरह से वेट के आधार पर ये सेपरेशन हो जाएगा, या डेंसिटी के आधार पर ये सेपरेशन हो जाएगा। तो डेंसिटी ग्रेडियंट, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक बैक्टीरिया जिसमें लाइट डीएनए पाया जाता है, उसमें दोनों स्ट्रैंड को मैंने नीले रंग से बनाया है, N14, और एक बैक्टीरिया जिसमें हैवी डीएनए पाया जाता है, उसमें दोनों ही स्ट्रैंड को हमने लाल रंग से बनाया है, और ये N15 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बैक्टीरिया है हैवी डीएनए वाला, ये बैक्टीरिया है लाइट डीएनए वाला। और आपने देखा था कि एक बैक्टीरिया ये भी बना था, इंटरमीडिएट डीएनए वाला भी, जिसमें एक स्ट्रैंड नीला दिखाया था और एक स्ट्रैंड लाल दिखाया था। तो लाल वाला था N15 हैवी स्ट्रैंड, और जो नीला वाला था वो N14 स्ट्रैंड। तो ये हो गया इंटरमीडिएट डीएनए, ठीक है, ये हो गया इंटरमीडिएट डीएनए, ठीक। ये हो गया हैवी डीएनए, और ये हो गया लाइट डीएनए। बैक्टीरिया हैविंग लाइट डीएनए का सिंबल ये, बैक्टीरिया हैविंग हैवी डीएनए का सिंबल ये, और बैक्टीरिया हैविंग इंटरमीडिएट डीएनए का सिंबल ये। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो अब क्या किया मेसेल्सन स्टाहल ने? पहले तो लाइट डीएनए वाले इकोलाई को उन्होंने अमोनियम क्लोराइड कल्चर मीडियम का इस्तेमाल करके, जिसमें कि हैवी नाइट्रोजन था, N15 था, उसमें बहुत सारे ऐसे इकोलाई ऑब्टेन किए जिसमें कि हैवी डीएनए पाया जाता है। ये वाला
ये वाला बैक्टीरिया इस्तेमाल करके खूब सारे ये वाले बैक्टीरिया उन्होंने ऑब्टेन किए। अब इस बैक्टीरिया को नॉर्मल लाइट डीएनए वाले, लाइट नाइट्रोजन वाले मीडियम में रिप्लिकेट कराया। तो आइए इस बैक्टीरिया को अब लाइट नाइट्रोजन वाले मीडियम में रिप्लिकेट कराते हैं कई जनरेशन तक। ठीक है, आइए देखते हैं। और एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद उन्होंने डीएनए सैंपल लेकर के ये जानने की कोशिश की कि कैसा डीएनए बन रहा है। तो उन्होंने पहले एक बैक्टीरिया, मान लीजिए एक बैक्टीरिया लिया, इसमें रिप्लिकेशन हुआ, हर 20 मिनट के बाद रिप्लिकेशन होता है, यानी एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद बनता है। तो 20 मिनट के बाद उन्होंने डीएनए सैंपल लिया, डीएनए को बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके निकाला, तो उसको बोला जाएगा डीएनए सैंपल लिया। फिर इसके बाद ये दोनों बैक्टीरिया फिर डिवाइड करेंगे 20 मिनट बाद, यानी 20 मिनट के बाद फिर 40 मिनट के बाद आपको डीएनए सैंपल फिर मिला, और फिर और ऐसे ही आप आगे जाएंगे, समझ में आया इस तरह से। तो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ठीक है, तो ये था हैवी डीएनए वाला बैक्टीरिया। जब 20 मिनट बाद ये डिवाइड करेगा तो दोनों बैक्टीरिया डॉटर बैक्टीरिया में अपना एक स्ट्रैंड देगा, और मीडियम में, इसके मीडियम में लाइट नाइट्रोजन वाला अमोनियम क्लोराइड रखा गया है N14 वाला, ठीक है, इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम। ठीक, तो इस मीडियम से जो नाइट्रोजन आएगा, लाइट नाइट्रोजन आएगा, तो लाइट स्ट्रैंड बनेगा। अब फिर ये 20 मिनट बाद फिर डिवीजन होगा, इन दोनों में फिर 20 मिनट बाद 4 सेल बनेगी, इनके फिर 20 मिनट बाद जो है वो 8 सेल बनेगी। तो हर 20-20 मिनट के बाद, हर 20-20 मिनट के बाद इन्होंने डीएनए का सैंपल, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट का सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट, इसका भी डीएनए एक्सट्रैक्ट का सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट। अब देखिए, फिर पेरेंट सेल का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। इससे 20 मिनट बाद जो डॉटर सेल बनी, उनसे डीएनए लेकर के उनके डीएनए का एक्सट्रैक्ट का सेंट्रीफ्यूगेशन किया। इसके 20 मिनट बाद फिर जो डॉटर सेल बनी, उनसे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो लिखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट। अब फिर इसके 20 मिनट बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया इन सभी के डीएनए एक्सट्रैक्ट को लेकर के, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट, डीएनए एक्सट्रैक्ट। समझ में? तो आप देखिए, तो इससे जब 2 सेल बनेगी तो एक पैरेंटल स्ट्रैंड इसमें चला जाएगा और दूसरा पैरेंटल स्ट्रैंड इसमें चला जाएगा, और जो सिंथेसाइज होगा वो नया वाला वो मीडियम से ही सिंथेसाइज होगा, जिसके सामने ये, इसके सामने मीडियम से केवल नीला वाला स्ट्रैंड बनने वाला है। ऐसे ही ये देखिए अलग हो गया स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, और ये सिंथेसाइज स्ट्रैंड। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप देखते जा रहे हैं क्या कि कैसे संख्या बढ़ती जा रही है। और इसमें जो नया स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होगा, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये नया बना, इसमें गया, इसमें गया, पैरेंट का दोनों डॉटर एक चलाता है, एक नया इसमें नया जाता है, इसमें एक पैरेंट का चला गया और ये नया। ठीक, आई बात समझ? तो अब आप ध्यान से देखिए, हर एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर डीएनए का एक्सट्रैक्ट लिया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया,
हर 20-20 मिनट का यहाँ टाइम इंटरवल उन्होंने चुना। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया पैरेंट का, देखो ध्यान से, पैरेंट का सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो बैंड कहाँ बनेगा? फर्स्ट जनरेशन का सेंट्रीफ्यूगेशन किया आफ्टर 20 मिनट्स, तो बैंड कहाँ मिलेगा? फिर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया आफ्टर 20 मिनट्स, तो बैंड कहाँ मिलेगा? फिर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया आफ्टर 20 मिनट्स, तो बैंड कहाँ बनेगा? ये ध्यान रखना है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको डीएनए के बैंड ऑब्जर्व करने, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, ठीक है ना, उसमें उसका एक पोर्शन दिखा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है तो मोटर लगा रहता है जिससे कि ये मशीन घूमती है। आई बात समझ? ये रोटेट करती है तो फोर्स बाहर की तरफ लगता है, ये रोटेट करेगी तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ये मशीन रोटेट करेगी तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, मशीन रोटेट करेगी तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ठीक। तो इन्होंने जो डीएनए सैंपल लिया, डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया, वो पैरेंट का लिया, फर्स्ट जनरेशन के डॉटर का लिया, सेकंड जनरेशन के डॉटर का लिया, थर्ड जनरेशन के डॉटर का लिया, फोर्थ जनरेशन के डॉटर का लिया, फिफ्थ जनरेशन के डॉटर का लिया, तो क्या चेंज देखा? क्योंकि डीएनए तो दिख थोड़ी ना, ये लाल और नीली लाइन तो हमने आपको समझाने के लिए बनाया, उनको थोड़ी ना लाल और नीली लाइन दिख रही है, उनको तो एक बैक्टीरियल सेल लिया, उसका डीएनए निकाला, कुछ नहीं दिख रहा है, लाल ही नीला, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला और देखा एक जगह बैंड बन गया। हाँ, जगह बैंड बनता है पता चल जाता है लाइट है कि हैवी है, ठीक। तीन ही तरह के डीएनए का बैंड इस पर रहता है। तो जो बैंड बना वो बैंड सबसे दूर बना, यहां, ठीक। ये हैवी डीएनए का बैंड होता है। ये जो जोन है ये हैवी डीएनए का जोन होता है, ठीक है, हैवी डीएनए का जोन होता है, ध्यान रखिएगा। यहां अगर कोई डीएनए आके रुकेगा तो समझो वो कौन सा डीएनए है? हैवी डीएनए है। कौन वाला हैवी डीएनए? N15 वाला, ठीक। उसके बाद तो जब पैरेंटल सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट लेकर के उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो पता चला कि इसमें हैवी नाइट्रोजन मौजूद है, हैवी डीएनए है ये, N15, ठीक। उसके 20 मिनट बाद दो डॉटर सेल बनी, उन दोनों से जब डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो देखा कि बैंड जो है वो यहां बना, बैंड यहां बना। ये जो जोन होता है ये इंटरमीडिएट डीएनए का जोन होता है। इंटरमीडिएट डीएनए इस जोन में जाके इकट्ठा होता है, तो इंटरमीडिएट डीएनए आके इकट्ठा होगा, ठीक। आई बस, तो ये इंटरमीडिएट डीएनए, इंटरमीडिएट डीएनए 20 मिनट बाद यहां आके इकट्ठा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन, यानी आफ्टर 20 मिनट बोलिए, आफ्टर फर्स्ट जनरेशन बोलिए, आफ्टर 40 मिनट बोलिए, 20 क्या हो गया 40, तो 40 मिनट बाद कौन सा जनरेशन आ जाएगा? सेकंड जनरेशन आ जाएगा। 60 मिनट बाद कौन सा जनरेशन आ जाएगा? थर्ड जनरेशन आ जाएगा। तो जब उन्होंने सेकंड जनरेशन के डीएनए एक्सट्रैक्ट का सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इसमें दो बैंड मिले, ठीक है, इसमें दो बैंड मिले। कौन से दो बैंड मिले? लाइट डीएनए सबसे कम दूरी पर आगे ठिकाएगा, ये लाइट डीएनए का बैंड होता है, मान लीजिए लाइट डीएनए। तो लाइट डीएनए होगा तो टेस्ट ट्यूब में इस जगह जाके डिपॉजिट होगा, इंटरमीडिएट डीएनए होगा टेस्ट ट्यूब में इस जगह डिपॉजिट होगा, और हैवी डीएनए होगा टेस्ट ट्यूब में इस जगह डिपॉजिट होगा। अब देखो इसमें इंटरमीडिएट डीएनए है तो वो यहाँ डिपॉजिट हुआ इंटरमीडिएट वाले जोन में, इसमें हैवी डीएनए है तो हैवी वाले जोन में डिपॉजिट हुआ। अब इसमें देखो, इसमें इंटरमीडिएट डीएनए भी है और लाइट डीएनए भी है और बराबर मात्रा में है, 4 में से 2 हैवी है और 2 क्या है? लाइट है, तो 2 बैंड बनेंगे। तो हैवी वाले जोन में भी बैंड दिखेगा, यहां भी दिखेगा, मतलब इसको मैं ऐसे दिखा दे रहे हैं थोड़ा ताकि डार्क आपको दिखे, और आपको लाइट डीएनए भी बनेगा और दोनों बैंड की मोटाई बराबर होगी, दोनों बैंड की मोटाई बराबर होगी, क्योंकि 2 ए बी है 2 ए बी है, मोटाई ज्यादा होने का मतलब 2 वाला डीएनए ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो बराबर मात्रा में 2 हाइब्रिड या हैवी डीएनए, इंटरमीडिएट मतलब हाइब्रिड डीएनए, एक N15 N14, उसको हाइब्रिड बोलो या
इंटरमीडिएट डीएनए और ये हो गया लाइट डीएनए। तो ये लाइट डीएनए और इंटरमीडिएट डीएनए दोनों दिखेंगे आपको सेकंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में क्या होगा? थर्ड जनरेशन में आप देख रहे हो इंटरमीडिएट डीएनए कम है और लाइट डीएनए खूब सारा है। तो लाइट डीएनए का बैंड चौड़ा कर देना, मतलब ये वाला लाइट डीएनए वाला बैंड चौड़ा कर देना, तो लाइट डीएनए का बैंड खूब चौड़ा हो जाएगा। और इंटरमीडिएट डीएनए जितना पहले था तो वही रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो और इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में जाओगे तो इंटरमीडिएट डीएनए उतना नहीं रहेगा, लेकिन हैवी डीएनए और बढ़ता चला जाएगा। तो इससे पता चलता है कि मीडियम से चीजें ले लेकर के बनाई जा रही है और एक स्ट्रैंड पैरेंट का कंजर्व हो रहा है, दूसरा स्ट्रैंड मीडियम से लेके बन रहा है। अब इसमें देखो ये वाला स्ट्रैंड मीडियम से लेके बना है, ये वाला स्ट्रैंड मीडियम से लेके बना है। अब इन दोनों में ये पैरेंटल स्ट्रैंड हो गया, पैरेंटल स्ट्रैंड हो गया, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड जो मीडियम से लेके बने हैं, ये मीडियम से बना है, ये देखो मीडियम से बना है। तो कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पैरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड किससे बना है? मीडियम से बना है। तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन और यही चीज बेसेल्सन और स्टाहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में समझाया है, ठीक है। फिर बाद में विक्सिया फैबा नाम के प्लांट में, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन केवल बैक्टीरिया में ही नहीं देखा गया, सबसे पहले तो बैक्टीरिया में खोजा गया, लेकिन बाद में दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी देखा गया, प्लांट्स में देखा गया, एनिमल्स में देखा गया, तो वहां भी देखा गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और डीएनए वहां क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो डीएनए इन क्रोमोसोम रिप्लिकेट्स बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड, इसको भी सबसे पहले टेलर ने प्रूव किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का इस्तेमाल करके, विक्सिया फैबा या फैबाबीन उसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें। तो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, या क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है उसका डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये भी 1958 में सेम ईयर में टेलर ने इसको प्रूव किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का इस्तेमाल करके। फिर इसको भी आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लेंगे विक्सिया फैबा का इस्तेमाल किया था टेलर ने, विक्सिया फैबा, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो 1958 में इसका इस्तेमाल करके क्या प्रूफ किया गया? डीएनए इन क्रोमोसोम, डीएनए इन क्रोमोसोम शो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये आप भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का इस्तेमाल करके, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। और किसने किया था? ये टेलर ने किया था। तो टेलर का नाम याद रखेंगे, टेलर नाम थे साइंटिस्ट का, टेलर। तो टेलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने विक्सिया फैबा नाम के प्लांट में, जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें साबित किया कि जो डीएनए क्रोमोसोम में होता है उसमें भी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ईयर वही है 1958। और एनसीईआरटी बुक ने फिर एक सवाल भी पूछा है कि 80 मिनट के बाद आपको क्या बैंडिंग पैटर्न मिलेगा? तो 80 मिनट के 40 मिनट, ये हो गया 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। इसके बाद जब आप 80 मिनट पर आएंगे तो ये बैंड और चौड़ा हो जाएगा, बस अंतर यही। अब डीएनए रेप्लिकेशन में जो मशीनरी और एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं उनका जिक्र करेंगे। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या सिंपली इसको डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, ठीक है। और ये एंजाइम जो है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। तो इट सिंथेसाइजेस या इट कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ, दोनों चीज लिखेंगे, इट कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ
It catalyzes the synthesis of new DNA strand on template DNA strand. ठीक है, template DNA strand by adding deoxyribonucleoside triphosphates. Deoxyribonucleosides triphosphates. ये ध्यान रखिएगा, ये सबस्ट्रेट होते हैं जिनको ये जोड़ता है, ये सबस्ट्रेट होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, जब वो ऊपर से चलते हुए नीचे आएगा मूव करके, तो मान लेते हैं यहां पहुंच गया ये मूव करके, तो वो बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को जोड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को जोड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसे अब आप कहेंगे कि हमने लिखा है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, लेकिन यहां न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट दिखा रहे हैं। उसकी वजह बता दें, क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन में जो नया स्ट्रैंड बनता है, जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती। तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है तो उसमें जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अगर लेगा तो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, ये दोनों हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। तो जब ये टूटते हैं, क्योंकि ये दोनों फाइनली टूट जाएंगे, जाएगा ट्राइफॉस्फेट लेकिन बचेगा एक ही फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट जो है वो बाकी के न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो दोनों फॉस्फेट हैं ये टूटेंगे, तो इनके टूटने से जो एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी की मदद से ये पॉली बॉन्ड बनता है। तो एनर्जी इज रिलीज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर एस्टर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा तो पहले से जो मौजूद न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ जुड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कैसे मिलेगी। तो ये जो दो फॉस्फेट हैं, ये जब ये फॉस्फेट अलग हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, ये फॉस्फेट अलग हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये फॉस्फेट रह जाएगा क्योंकि इसी से बॉन्ड बनना है। आई बात समझ में? तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं, इस तरह से ऐसे दिखाते हैं बॉन्ड। ठीक है, समझने के लिए ये ध्यान रखना, ये मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, तो ये एक नया स्ट्रैंड बन गया। तो नया स्ट्रैंड बनने में डीएनए रेप्लिकेशन में एनसीईआरटी बुक लिखती है कि न्यूक्लियोटाइड जो जाता है उस न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट नहीं होता है। कितने फॉस्फेट होते हैं? 3 फॉस्फेट होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड जाता है उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फोरस जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, लेकिन एक ही फॉस्फोरस ना जुड़े रहकर के कितने जुड़े रहते हैं? 3। बाद में 2 अलग हो जाते हैं। जब ये बना होगा तो यहां भी 2 रहे होंगे, लेकिन वो टूट के अलग हो गए होंगे और उनसे एनर्जी निकली होगी, उससे ये बॉन्ड बना होगा। ये भी जब आया होगा तो 3 फॉस्फोरस रहा होगा, ये भी जब आया होगा तो 3 फॉस्फोरस रहा होगा, ये भी जब आया होगा तो 3 फॉस्फोरस रहा होगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जब आया था तो उसमें 3 फॉस्फोरस थे, लेकिन इसके साथ जुड़ने के लिए 2 फॉस्फोरस टूटे तो एनर्जी निकली, उससे ये बॉन्ड बना है। तो आई बात समझ में? तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो उस एनर्जी की पूर्ति कैसे होती है? ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इनमें से 2 फॉस्फोरस हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे एटीपी में आप पढ़े होंगे, एटीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ते ही नहीं पढ़ते? तो ये जो 2 फॉस्फेट जब टूटते हैं तो इनसे भी एनर्जी निकलती है, इनसे भी एनर्जी निकलती है। इसमें 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। तो ठीक उसी तरह ये भी, इसमें भी 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है।
क्लियर हो गया? और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिससे कि नया स्ट्रैंड बनता है डीएनए टेम्पलेट पर, ये हाईली इफिशिएंट एंजाइम होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हाईली इफिशिएंट एंजाइम होता है और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को वेरी फ्यू टाइम में जोड़ देता है। इट इज हाईली इफिशिएंट एंजाइम। क्यों हाईली इफिशिएंट है? इट एड्स very large number of nucleotides in form of nucleotide triphosphate, बाद में 2 फॉस्फेट अलग हो जाता है, ठीक, in very short time। तो ये लिख लेंगे in very short time, short time। तो इसलिए इसको हाईली इफिशिएंट कहा जाता है। अब आपको मालूम है कि इशरिकिया कोलाई के डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। और ह्यूमन बीइंग में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, यानी एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बनेगा, तो आपको 10⁻⁶ या 10⁻⁹ के ऑर्डर में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना होगा बहुत कम समय में। तो बहुत ही फास्ट एक्टिंग एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखा जा रहा है, ठीक है। ई कोलाई में जो बेस, ई कोलाई का जो डीएनए होता है, ई कोलाई का जो डीएनए होता है, उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉयड, अगर डिप्लॉयड डीएनए की बात करें, ह्यूमन में तो बहुत ज्यादा होता है, ई कोलाई में तो बहुत कम होता है। तो ह्यूमन का जो डीएनए होता है डिप्लॉयड, हैप्लॉयड डीएनए नहीं, डिप्लॉयड डीएनए, हर सेल में डीएनए की 2 कॉपी अगर इमेजिन करें, 23 यानी 46 डीएनए, तो उसमें बेस हो गया 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ई कोलाई में ह्यूमन के रिस्पेक्ट में डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है बहुत कम होती है, और इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है ई कोलाई में। तो ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन is completed in 18 minutes। तो ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन का कंप्लीशन जो होता है वो 18 मिनट में हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर को जोड़ना, एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल तैयार कर देना 18 मिनट में, यानी कितना फास्ट एक्शन है। इतने बेस पेयर का एक नया डीएनए बना लेना 18 मिनट में बहुत फास्ट एक्शन है। अब इसके पहले आप कहेंगे सर आपने सेल्सन स्टाहल में बताए थे कि एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, इनके बीच में 20-20 मिनट का गैप दिखाई थे। तो बेटा वो सेल डिवीजन का टाइम है। एक ई कोलाई में सेल डिवीजन में 20 मिनट लगते हैं, और सेल डिवीजन तभी होगा जब डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा। समझो मैं क्या रहा हूं। पहले बैक्टीरिया में एक डीएनए होगा, इस बैक्टीरिया में एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, तब ना ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल में, तब ना 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, और एक डॉटर सेल में एक डीएनए रहेगा, दूसरे डॉटर सेल में दूसरा डीएनए रहेगा। तो डीएनए का रिप्लिकेशन 1 से 2 डीएनए बनने में 18 मिनट लगते हैं। इसके 2 मिनट बाद ये फिर 2 सेल डिवाइड टूट जाती है, यानी टोटल इससे ये कंडीशन होने में कितना समय लग गया? 18 तो 20 मिनट लग गया। तो गलत क्या है? तो एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बनने में 20 मिनट लगता है, लेकिन उस बैक्टीरियल सेल में डीएनए रिप्लिकेशन में कितना टाइम लगता है? एक डीएनए से 2 डीएनए बनने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगता है। समझ में आया? तो 18 मिनट में डीएनए का रिप्लिकेशन ई कोलाई में हो जाता है, लेकिन ई कोलाई के सेल के डिवीजन में कितना समय लगता है? 20 मिनट लगता है। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको बहुत स्पष्ट कर लेना है। और अगर इस रेट से देखा जाए कि जिस रेट से ये 18 मिनट में अगर इतने बेस पेयर जोड़ दे रहा है, तो पर सेकंड कितने बेस पेयर जोड़ रहा है? तो लगभग 2000 है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। ये रटना नहीं है, तो समझने वाली चीज है। तो आप ये पॉइंट यहाँ मेंशन कर लेंगे कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड जोड़ता है। इसका मतलब हुआ कि 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड पॉलीमराइज होते हैं, बेस जुड़ता है, पेयर नहीं, 2000 बेसेस जोड़ते जाता है। भाई 2000 बेसेस एक लाइन में जुड़ेगा तो इसके साथ क्या कर लेगा? पेयर बना लेगा। तो 2000 बेसेस पर सेकंड ये जोड़ता है, बोथ बेस पेयर
तो बेस पेयर इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि यहां जब एक न्यूक्लियोटाइड आएगा तो इसके साथ क्या बना लेगा, पेयर बना लेगा। तो इसका मतलब हुआ कि बेस 2000 बेस पेयर पर सेकेंड पॉलीमराइज होता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, जो इस्चेरिकिया कोलाई का डीएनए पॉलीमरेज है। क्योंकि ये जो रेट दिया जा रहा है वो सबके डीएनए पॉलीमरेज का नहीं, सिर्फ इस्चेरिकिया कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज का दिया जा रहा है। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पॉलीमराइजेशन करता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। एक स्ट्रैंड में के सामने जो दूसरा स्ट्रैंड वो बनाता है, तो जो बेस पेयर एक स्ट्रैंड में, जो बेस एक स्ट्रैंड में होंगे न्यूक्लियोटाइड, उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड उसको लेके आना होता है, ठीक, उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ही उसको जोड़ना होता है। तो उसमें गलती का चांस बहुत कम होता है। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब नया स्ट्रैंड बनाता है, ठीक। अब सपोज करो एक स्ट्रैंड में ए है, तो उसके सामने जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा तो ए के सामने वहां कौन सा न्यूक्लियोटाइड को वो जोड़ेगा, टी को जोड़ेगा। लेकिन गलतियां हो जाती हैं, कभी मिसमैचिंग हो जाती है और उसी को म्यूटेशन कहा जाता है। तो अगर डीएनए पॉलीमराइज, अगर डीएनए का नया स्ट्रैंड बन रहा है, यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हाईली एक्यूरेसी दिखाने के बावजूद भी कई बार मिसमैचिंग हो जाती है और इसी को म्यूटेशन कहा जाता है। रिपेयर भी होता है, इसके बावजूद भी बच जाते हैं, गलतियां रह जाती हैं, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। अच्छा, अब देखो, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक चीज एनसीईआरटी बुक लिखती है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड कभी पूरी तरह से अलग नहीं होते कि चलो पहले दोनों स्ट्रैंड पूरा अलग हो जाए, अब दोनों स्ट्रैंड पर जो है वो नया स्ट्रैंड बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लो 5' एंड है और ये 3' एंड है, और ये मान लो 3' एंड है और ये 5' एंड है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों स्ट्रैंड पूरा खुल जाए, अलग अलग हो जाए, कि हम ये स्ट्रैंड पूरा अलग करते हैं और ये स्ट्रैंड पूरा अलग करते हैं और उसके बाद यहाँ नया डीएनए बन जाए, यहाँ नया डीएनए बन जाए। नहीं, कभी भी इंटायर स्ट्रैंड का, इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल का के दोनों स्ट्रैंड का कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है। क्योंकि अगर इनका कंप्लीट सेपरेशन होना अगर करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी उतनी नहीं होती सेल के पास, तो कभी भी एक साथ ये पूरा दोनों स्ट्रैंड खुलते नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड, डीएनए कैन नॉट बी separated, DNA cannot be separated in its entire length, in its entire length, ठीक है, in its entire length, due to requirement of very high amount of energy। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, due to very high energy requirement, due to उतनी एनर्जी होती नहीं सेल के पास, due to very high एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो वजह समझ में आ गई, एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए कभी भी डीएनए जो है अपने पूरे लंबाई के स्ट्रेच तक नहीं खुलता है, ठीक, ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो डीएनए जगह जगह से थोड़ा थोड़ा खुलता है और वहां से खुलता है जहां पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, कुछ सीक्वेंस होते हैं वहां पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, वहां से खुलता है। जैसे मान लो डीएनए मॉलिक्यूल में कई ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होंगे। अगर बैक्टीरियल डीएनए है तो सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा, अगर यूकैरियोटिक डीएनए है तो बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल डीएनए की बात कर रहे हैं, तो मान लो यूकैरियोटिक डीएनए है तो एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ होगा, एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ होगा, तो उसको O से दिखा दिया, ये हो गया यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक डीएनए अगर है तो मैनी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यानी उसी जगह पर पहले डीएनए हेलिक्स खुलेगा। और अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो ओनली वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा, ओनली वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा, ठीक, केवल एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा। ये क्लियर हो गया? तो जो डीएनए होगा वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर खुलेगा,
ये कुछ भी मान लीजिए 3 डैश एंड है, 5 डैश एंड है, इधर हो गया 5 डैश एंड है, 3 डैश। ये यूकैरियोटिक डीएनए है, ठीक, जिसमें मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हेलिक्स ओपन्स एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हेलिक्स opens at, only opens at origin of replication, origin of replication। और जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज बढ़ता जाएगा, हेलिक्स खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। लेकिन शुरुआत में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है, तो इनिशियली, ये इनिशियली की बात हो रही, इनिशियली हेलिक्स ओनली ओपन्स एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर ये बैक्टीरियल डीएनए है तो ये देखो दो स्ट्रैंड है, ये एक जगह खुलेगा, देखो यहाँ खुल गया, सिर्फ एक जगह खुला, और ये है ओरिजिन, ओरिजिन। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक डीएनए में कई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जब हेलिक्स खुलता है तो देखो आंख जैसा बन रहा है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन आई, आंख जैसा दिख रहा है, तो रेप्लिकेशन आई। तो ये बताओ रेप्लिकेशन आई सिर्फ एक बनता है कि एक से ज्यादा बनता है? यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा बनेगा और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक रेप्लिकेशन आई होगी। तो ये हो गया रेप्लिकेशन आई। तो डीएनए रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन आई, ये सब एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो डीएनए डुप्लीकेशन में रेप्लिकेशन आई बनती है, समझ में आया? और जो रेप्लिकेशन आई बनती है, ये ध्यान रखेंगे, उसमें दो हाफ होते हैं। इस रेप्लिकेशन आई में दो हाफ है, ओरिजिन के इधर और ओरिजिन के इधर। यानी डीएनए रेप्लिकेशन इधर भी, हेलिक्स इधर भी खुलती जाएगी और इधर भी खुलती जाएगी। इसी तरह हेलिक्स इधर भी खुलती जाएगी और इधर भी खुलती जाएगी। तो जैसे जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज इधर बढ़ेगा, ये खुलती जाएगी, खुलती जाएगी, ये भी इधर बढ़ रहा है, ये खुलती जाएगी। बाद में ये दोनों आंख आपस में मिल जाएगी और एक बड़ी आई बनेगी। ये देखो इतनी बड़ी आई बनेगी, ये भी तो आगे बढ़ चुका रहेगा, ये इस तरह से, समझ में? ये बड़ी आई बन जाएगी, काफी बड़ी आई, समझ में? तो इस तरह से देखोगे डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहता है, ठीक है? तो रेप्लिकेशन आई में दो पार्ट होते हैं, दो हाफ होते हैं, मैं उसी की बात कर रहा था, ये हाफ और ये हाफ। इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो ये हो जाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क, जो एनसीईआरटी बुक में चित्र दिया है, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये या इसको भी बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। ऐसे इसमें भी देखो, ये हो गया रेप्लिकेशन फॉर्क, एक इधर वाला हो गया, ओरिजिन के एक तरफ रेप्लिकेशन फॉर्क, ओरिजिन के दूसरी तरफ रेप्लिकेशन फॉर्क। यानी जो चित्र तुम एनसीईआरटी बुक में जो देखते हो, ऐसे वाला देखो, इस तरह का चित्र देखे होगे कि नहीं? ऐसे करके ऐसे बनाया, ऐसे करके ऐसे बनाया, तो इसको लिखा 3 to 5 और इसको लिखा 5 to 3 बनाया। इसी को पकड़ के तू ऐसे कर दो, तो यही तो है रेप्लिकेशन फॉर्क। ये तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है? जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। और रेप्लिकेशन फॉर्क किसका हिस्सा होता है? रेप्लिकेशन आई का। एक रेप्लिकेशन आई में कितने रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं? 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं हर रेप्लिकेशन आई में। और रेप्लिकेशन आई जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता जाएगा, जैसे जैसे हेलिक्स खुलता जाएगा, तो एडजेसेंट जो आईज होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? फ्यूज हो जाएंगी और बड़ी आई बन जाएगी, ठीक है? बड़ी आई बन जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? और डीएनए पॉलीमरेज जो है नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है 5 to 3 पोलरिटी वाला, यानी पहले उसका 5 एंड बनाएगा, बाद में 3 एंड बनाएगा। तो ये भी लिखना पड़ेगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज form new strand in 5 to 3 direction।
यानी जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका कौन सा सिरा पहले बनेगा, 5 डैश एंड वाला सिरा पहले बनेगा और 3 डैश एंड वाला सिरा बाद में बनेगा। ठीक, तो याद रखो कि मान लो ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये सॉरी हेलिक्स को, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं, ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए हेलिकेज है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो नया स्ट्रैंड बनाता है, लेकिन डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम क्या करता है, हेलिक्स को खोलता है। तो ये डीएनए हेलिकेज है जो हेलिक्स को खोल रहा है, ये आगे बढ़ता जाएगा और ये स्ट्रैंड खोलते जाएगा। ठीक है, इट ओपन्स द हेलिक्स, इट सेपरेट्स द 2 स्ट्रैंड बाय ओपनिंग द हेलिक्स। ठीक है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो देखो जैसे ही यहां खुलेगा, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है ये ओरिजिन, और ये कौन सा एंड बेटा, 5 डैश 3 डैश, ये 3 डैश एंड पर यहां पर डीएनए आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और यहां से इधर मूव करेगा। तो ये मान लो डीएनए पॉलीमरेज है तो यहां से इधर चलेगा और पहले डीएनए का 5 डैश एंड बनेगा और बाद में इधर 3 डैश एंड बनेगा। तो ये 5 डैश एंड बना, ये 3 डैश एंड बना, और कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। कौन सा सिंथेसिस हो रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो 3 के सामने 5, ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ। और इस स्टैंड पर भी डीएनए बनता है, दोनों स्टैंड पर डीएनए साथ साथ बनता है, लेकिन ध्यान रखना पहले ये वाला हिस्सा खुला था कि ये वाला हिस्सा खुला था, पहले ये ना खुला होगा, पहले ये वाला हिस्सा खुला होगा, ये वाला खुला होगा, तो थोड़ा सा जब खुला होगा तो एक डीएनए पॉलीमरेज यहां आके चिपका और यहां आकर के बना दिया डीएनए का नया स्ट्रैंड। तो ये 5 डैश हो गया और ये 3 डैश हो गया। फिर ये हेलिक्स और खुला तो एक दूसरा डीएनए पॉलीमरेज यहां आके चिपके यहां आके चलेगा ऐसे। तो ये 5 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया। इसी को मैं अभी क्लियरली दूसरे डायग्राम में समझा रहा हूं कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब आइए डीएनए रेप्लिकेशन को डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, बेसिक समझना है, ज्यादा डिटेल नहीं। ठीक, तो मान लीजिए ये इस तरीके से हमने एक रेप्लिकेशन आई बनाई और ये एक दूसरा रेप्लिकेशन आई बनाई। ठीक है, ये मान लीजिए 3 डैश एंड है और ये क्या है, 5 डैश एंड है, और ये इसके सामने दूसरा वाला स्ट्रैंड है। ठीक है, ऐसे ये खुल गया है, तो फिर रेप्लिकेशन दिखाना है तो खोलना पड़ेगा। और ये मान लीजिए 5 डैश एंड है और ये 3 डैश एंड है। ठीक है, और ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है ओरिजिन, ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है ओरिजिन। अब हो क्या रहा है, देखो बेटा, एक हेलिकेज यहां लगेगा जो कि ऐसे चीरते जा रहा है कि हमने हेलिक्स को खोलते जा रहा है, एक हेलिकेज इधर लगेगा जो कि डीएनए हेलिक्स को खोलता जा रहा है, ऐसे ही एक हेलिकेज इधर लगेगा। जितने रेप्लिकेशन आई होंगे उसका डबल हेलिकेज होगा, मतलब अगर 2 रेप्लिकेशन आई तो 4 हेलिकेज तो चाहिए ही चाहिए बेटा, तभी ना खुलेगा। आई बड़ी होती चली जाएगी, आंख बड़ी होती चली जाएगी। और इसमें याद रखो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो 5 डैश स्ट्रैंड, 5 डैश टू 3 डैश पोलरिटी वाला स्ट्रैंड बनाता है। तो ये 3 डैश टू 5 डैश वाला स्ट्रैंड है, ये 5 डैश टू 3 डैश वाला स्ट्रैंड है। तो इस पर जो है वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। ये देखो यहां तक पहुंच गया डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज है। और इधर से ये देखो इधर चला जाएगा कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ये डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक, ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और यहां पर देखो फ्रैगमेंट में बनेगा डीएनए, ये डीएनए पॉलीमरेज यहां से यहां खींच के लाया, ये डीएनए पॉलीमरेज यहां से यहां खींच के लाया, उसी तरह से ये डीएनए पॉलीमरेज यहां से यहां खींच के लाया, ये डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड यहां से यहां खींच के लाया। यानी एक रेप्लिकेशन आई में तुमको 2 फॉर्क दिख रहे हैं, पैटर्न जरा ध्यान से देखना, ऐसे ही यहां भी पैटर्न मिलेगा, सेम पैटर्न यहां भी मिलेगा, यहां भी वही सेम डायग्राम,
डीएनए पॉलीमरेज आके चिपकेगा, डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस कराएगा, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और इस पर क्या होगा, पहले ये वाला डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, थोड़ा सा फ्रेगमेंट, फिर जब और खुलेगा तो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा दूसरे डीएनए पॉलीमरेज की मदद से या उसी से, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया, बल हो गया, फिर इसको खींच लेगा और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, और इसमें पहले ये वाला डीएनए बनेगा, फिर ये वाला डीएनए बनेगा। जो ग्रीन कलर से एरो वाला बना रहे हैं वो डॉटर डीएनए, मतलब डीएनए स्ट्रैंड है, वो डीएनए स्ट्रैंड है। तो अब तुम जरा इसको, इस डायग्राम को मैं बड़ा कर देता हूं, इस डायग्राम को मैं बड़ा, एक हाफ को बड़ा करता हूं, ऐसे 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 दिखा देता हूं। फॉर्क, ये इतना हिस्सा मैं दिखा रहा हूं, ये फॉर्क। अब समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये ध्यान रखना, ये 3' एंड है और ये ओरिजिन है, समझा, ओरिजिन है। तो ये इसका कौन सा एंड हो गया, 5' एंड, और ये 5' एंड है, ये कौन सा एंड होगा, 3' एंड हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो, पहले ये वाला पोर्शन खुला होगा, तो मान लेते हैं पहले स्ट्रैंड, पहले जो है ये पोर्शन खुला होगा। जब ये पोर्शन खुला होगा तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहां तक आया, डीएनए पॉलीमरेज यहां तक आया और इसने नया स्ट्रैंड बनाया। तो इसका 5' पहले बनाया और 3' यहां बना के छोड़ा। ठीक है, तुम देख रहे हो कि इसमें डीएनए इधर से इधर बनते हुए आ रहा है, लेकिन ठीक इसके सामने डीएनए इधर से इधर बनते हुए नहीं आएगा, क्योंकि इधर से इधर बनते हुए आएगा तो 5 के सामने कौन सा एंड पहले बनाना पड़ेगा, 5 के सामने 3' बनाना पड़ेगा। जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3' नहीं बनाता, पहले 5' बनाता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज को 5' रखना है तो यहां रखना पड़ेगा, तो यानी कि इसमें स्ट्रैंड इधर से इधर बनेगा, इधर से इधर बनेगा, 5' इधर होगा ना, इधर क्या होगा 3', तो ये डीएनए पॉलीमरेज। तो जब थोड़ा सा पोर्शन खुलेगा तो डीएनए पॉलीमरेज जहां तक खुला है वहां के चिपकेगा इस स्ट्रैंड पर, 3' to 5' वाले स्ट्रैंड पर इधर से इधर बनाएगा और इसमें इधर से इधर बनाएगा। अब मान लो स्ट्रैंड और थोड़ा खुल गया, तो और थोड़ा खुल गया तो ये पॉलीमरेज भी आगे मूव करके यहां पहुंच जाएगा, तो यहां मिटा दिया और इसको पहुंचा दिया खींचते हुए यहां लेके आ गया, डीएनए पॉलीमरेज यहां चला है कंटीन्यूअस। अब डीएनए इतना लंबा हो गया, अब ये 3' यहां आ गया। ठीक, अब ये 5' कहां है, 3' कहां है, ये आगे तो बढ़ेगा नहीं। अब यहां से जब इतना और खुला तो एक नया यही डीएनए पॉलीमरेज छूट करके यहां आएगा और यहां से फिर डीएनए लेके इधर जाएगा, क्योंकि 5' इधर 3' इधर, ये हो गया। तो इस स्ट्रैंड पर, मतलब किस स्ट्रैंड पर, जिस पर 5' to 3' वाला, इस स्ट्रैंड पर जो हो रहा है कंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है और इस पर क्या हो रही है, डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। तो यही आपको समझाना था कि डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस में पहला ये वाला टुकड़ा डीएनए का बनेगा, फिर ये वाला टुकड़ा डीएनए का बनेगा। वही चीज मैंने कहा, पहला ये वाला डीएनए का टुकड़ा बनेगा, फिर दूसरा ये वाला डीएनए का टुकड़ा बनेगा। क्योंकि ये इधर वाला पोर्शन में साथ साथ काम होता है, तो जिस समय ये बन रहा होगा उस समय ये बन रहा होगा, और जिस समय ये बन रहा होगा उस समय ये बन रहा होगा, और जिस समय ये बन रहा होगा उस समय ये बन रहा होगा। समझ में आया ना? तो ये ध्यान रखना है। तो यानी कि देखो उंगली करो, ये इसकी सिंथेसिस, इसकी सिंथेसिस, इसकी सिंथेसिस, इसकी सब साथ चल रही होगी, फिर और खुलेगा तो फिर इसकी सिंथेसिस, इसकी सिंथेसिस साथ चल रही होगी। तो ये आपको दिमाग में फ्रेम फिट कर लेना है। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड पर डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस पर कंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, कंटीन्यूअस सिंथेसिस। तो रिप्लिकेशन फॉर्क अगर देखोगे तो 5' to 3' वाले पर कंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है और 3' to 5' वाले पर देखो डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, टुकड़े टुकड़े में हो रही है डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस, डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस। और हमने आपको रीजन समझा दिया कि क्यों एक स्ट्रैंड पर अगर कंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है तो उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड पर डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है। वही रूल इधर आके देख लो, इधर वाला पोर्शन में देखोगे तो बेटा इधर कौन सा स्ट्रैंड है, 3' एंड है, ये कौन सा एंड है, 5' एंड है। देखो ये 3' एंड है,
टेम्पलेट स्ट्रैंड का, और ये 5 डैश है, 3 के सामने 5 ही डैश वाला बनेगा ना एंड, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से डीएनए बनाना शुरू करता चला। इसमें कौन सा एंड है? ये जाहिर सी बात है, जब ये खुलेगा तो ये कौन सा एंड आ जाएगा? ये कौन सा एंड आएगा? ये आपका 3 डैश एंड आ जाएगा, और 3 के सामने 5 आ जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा। मतलब जो यहाँ समझो वही चीज यहाँ पे समझ में आएगा, दिमाग लगाओ, ठीक। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, एक पर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है डीएनए की, दूसरे पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। और ये जो बीच में डीएनए में गैप आपको दिख रहा है, इसमें डीएनए लाइगेज आ करके इस गैप को सील कर देता है, तो कंटिन्यूअस फिर हो जाता है। तो डीएनए लाइगेज सील्स द फ्रैगमेंट ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो डिसकंटिन्यूअस डीएनए की जो सिंथेसिस होती है उसमें क्या बनता है? डीएनए कंटिन्यूअस नहीं बनता है, उसमें टुकड़े टुकड़े में बनता है। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, ये और खुलेगा तो तीसरा टुकड़ा, ये और खुलेगा तो चौथा टुकड़ा, ये तो सीधे सीधे बढ़ता चला जाएगा। मेरी बात समझे? जब ये डीएनए का स्ट्रैंड खुलता जाएगा तो ये तो सीधे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसको इधर में जाना है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो ये और खुलेगा तब ये ऐसे बनेगा। तो सबसे पहला ये सेगमेंट बना, फिर और खुला तो ये वाला सेगमेंट बना, फिर और खुला तो ये वाला सेगमेंट बना, फिर और खुला तो ये वाला सेगमेंट बना। इसको क्या, इसको तो इस दिशा में जाना है, खुलते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यही इसमें और इसमें अंतर है, समझ में आया? तो डीएनए के जो सिंथेसिस होती है उसमें एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, दूसरे पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। और जिस पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है उसमें जो डीएनए के न्यू फ्रैगमेंट्स बनते हैं, टुकड़े टुकड़े में डीएनए बनता है, उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। और बाद में उन ओकाजाकी फ्रैगमेंट को कौन जोड़ देता है? डीएनए लाइगेज। तो 3 एंजाइम का नाम सुने, डीएनए पॉलीमरेज जिससे कि न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ करके डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बनता है, हेलिकेज ये लाल रंग वाला, ये डीएनए हेलिक्स को खोलता है जिससे कि रिप्लिकेशन हो सके, और डीएनए लाइगेज जो कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? इनके बीच में जो गैप है उसमें न्यूक्लियोटाइड लाके भर देगा। आई बात समझ? तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि डीएनए का रिप्लिकेशन रैंडमली कहीं से नहीं हो सकता है, जहां ओरिजिन होगी वहीं से डीएनए का रिप्लिकेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होगा। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस करेगा, 5 डैश टू 3 डैश, लेकिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से डीएनए का रिप्लिकेशन दोनों दिशा में जाएगा। इधर भी डीएनए के नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, इधर भी डीएनए के नए स्ट्रैंड बन रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसका 2 रिप्लिकेशन फॉर्क है। इस रिप्लिकेशन फॉर्क में जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है उसका ठीक रिवर्स इसमें होगा। क्यों रिवर्स इसमें होगा? जरा दिमाग लगाना, वही 5 डैश टू 3 डैश, 3 डैश टू 5 डैश वाला है। दिमाग लगा करके हमने अपने तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है, दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया कि डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। और आप पढ़े होंगे कि एस फेज जो सेल डिवीजन का होता है उसी में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है सेल डिवीजन के दौरान।